नमस्कार। एमएस चौहान बुक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम चैप्टर वाइज अब आपके साथ यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसे मैं आपके साथ यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, वीडियो को पॉज करते रहिएगा, आंसर निकालते रहिएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर सॉल्यूशन देखते रहिएगा। बिना एक भी मिनट खराब किए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं कि कितने हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन आपको पता ही है, अगर एक कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड होता है तो उसे हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन को सेकेंडरी बोलते हैं। ये सेकेंडरी है, 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 ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये सेकेंडरी है। ये दोनों के दोनों अगर आप देखेंगे तो ये टर्शरी है, यहाँ पर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सी इसका आंसर जाएगा। पहले का आंसर जाएगा सी। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा था इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो कीटोन हमको पता है, सी डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए तो कीटोन होता है, ये कीटोन है, प्रेजेंट है। CO डबल बॉन्ड NH को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अमाइड, एमाइड लिंकेज भी है तो कीटोन भी है, अमाइड भी है। फिर एस्टर होता है, CO दोनों तरफ अगर कार्बन लगा हो तो एस्टर बोलते हैं। एस्टर भी मौजूद है, तो जो मौजूद नहीं है वो ईथर है, तो उसका आंसर जाएगा यहाँ पर ईथर। पूछा था कौन सा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था। पूछा था कि करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताइए। ये जो चित्र बना हुआ है ये अमीन इन्वर्जन का चित्र बना हुआ है, फिगर अमीन इन्वर्जन की है। और जब अमीन इन्वर्जन होता है, अमीन इस फॉर्म से जब अपने आप को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लेके जाती है तो बीच में जो उसकी ट्रांजिशन स्टेट आती है उसमें वो प्लेनर हो जाती है। पिरामिडल होता है, ऐसे पिरामिड से वो ऐसे पिरामिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो बीच में एक स्टेज आती है जिसमें वो प्लेनर हो जाता है। तो ये बिना ट्रांजिशन स्टेट, प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट के इस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं कर पाता। पिरामिड, फिर प्लेनर, अगेन पिरामिड। तो आप अगर इसको देखेंगे तो प्लेनर होने के लिए यहाँ पर बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी वो sp2 वाली आएगी। तो यहाँ पर sp3 वाले ऑप्शन तो पहले कट हो गए। अब ये दोनों sp2 वाले हैं, अब इनमें से कौन सा हो सकता है? तो A की एनर्जी ज्यादा, B की कम कर रखी है, और यहाँ पर A और B दोनों की एनर्जी बराबर कर रखी है। आप अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन पे जो ग्रुप्स यहाँ लगे हुए वही ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये भी पिरामिडल है, वो भी पिरामिडल है, तो कोई एनर्जी वाइज तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर जाना चाहिए फिर ऐसे में डी, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम जाएंगी और ट्रांजिशन स्टेट sp2 हाइब्रिडाइज आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, हीट ऑफ कंबशन में अरेंज करना है। HOC जो है हीट ऑफ कंबशन, वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा कार्बन होते हैं ना, हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। और अगर दो लोगों के कार्बन सेम हो जाए तो फिर स्टेबिलिटी से चेक करते हैं, फिर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्या होने जा रहा है। तो कार्बन गिन लीजिए, 3 और 3 6 कार्बन है यहाँ पर। इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन है। आंसर तो उसी से हो गया, 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 ये रहा ए, चौथे का आंसर हो गया यहाँ पर ए। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। साफ दिख रहा है, अगर आप इसमें रेजोनेंस करेंगे भी तो रेजोनेंस करने पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि ये है, और ज्यादा रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि ये है। तो इधर तो कभी भी नहीं आने वाला, तो ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैंक द हाइड्रोजन एटम, ये रहे, और इनको बताना है एसिड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। एसिड का एक सीधा सा फंडा है, एचआयन निकलने के बाद मजा आना चाहिए। अगर एचआयन निकलने के बाद मजा आ रहा है तो उसका मतलब एसिड करेक्टर बहुत अच्छा है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इधर अगर आप ये वाला एचआयन निकाल देते हैं, ये जो बीच में लगा हुआ है, अगर आप ये वाला एचआयन निकाल देते हैं, देखिए मैं अगर इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूं, बीच वाले हाइड्रोजन को हटा देता हूं उसको, ताकि आपको पिक्चर आराम से दिख जाए। तो मैं इसको यहाँ पर इसको ग्रीन ही कर दिया मैंने। लो अब अगर आप ये वाला हाइड्रोजन को निकाल देते हो, यानी कि सी वाले को, तो जैसे ही आप यहाँ पे निकाल दो तो नेगेटिव चार्ज आएगा और वो दोनों तरफ रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। सबसे बढ़िया तो यहाँ पर सी को ही जाना चाहिए। सी से शुरू कर, बाकी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। हमारा एलिमिनेशन जो तरीका होता है, एक तो होता है सारे ऑप्शन चेक करते रहो, एक होता है पहले एक ऑप्शन निकाला, उसके बाद चेक करा कि उतने पे आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। उतने पे आंसर बन रहा है तो फिर आगे क्वेश्चन देखने की भी आवश्यकता नहीं है आगे ऑप्शंस को। सी से शुरू होना चाहिए, सी से शुरू हो रहा है, लो जी आंसर बन गया यहाँ पर। फिर भी बी और ए में अगर आप देखोगे तो ये रहा बी। यहाँ पर अगर इस जगह को अगर मैं इसको हटा दूं,
इस बी वाले हाइड्रोजन को हटा दूं इस जगह पर, और इस जगह पर आपकी बार नेगेटिव ले आऊं, अगर मैं इसको हटा देता हूं और इस जगह पर अगर मैं नेगेटिव ले आता हूं, ये लीजिए, अगर मैं इस जगह पर नेगेटिव ले आता हूं तो भी रेजोनेंस हो जाएगी। हालांकि उतनी तो नहीं होगी जितनी यहां पर हो रही थी, चूंकि यहां पर तो दोनों तरफ रेजोनेंस हो रही थी। सीबीए बैठेगा। पूछा था द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ। अब आप देखे होंगे यहां पर इधर तो हो जाएगी रेजोनेंस, रेजोनेंस होने से यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड होता है छोटा, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड होता है छोटा, तो ए वाला बैठ जाएगा छोटा, बी वाले में कोई रेजोनेंस नहीं होगी, तो ए को छोटा होना चाहिए, ए को छोटा होना चाहिए, तो बी हो गया आंसर। 7वें क्वेश्चन का आंसर बी बैठ गया। शुरुआत के क्वेश्चन तो इजी ही है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स इन द कंपाउंड गिवन बिलो। अब sp2 सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको पहले हाइब्रिडेशन सारे देखने पड़ेंगे। अगर आप इनको देखेंगे दोनों को, तो ये वाला भी sp3 है और ये वाला भी sp3, ये दो तो sp3, बाकी सब sp2 है। तो sp2 सिग्मा बॉन्ड कहाँ बना होगा? एक तो इन दो कार्बन के बीच में बना होगा, एक इन दो कार्बन के बीच में बना होगा दूसरा, एक इन दो कार्बन के बीच में बना होगा तीसरा, और एक इनके बीच में बना होगा चौथा। तो आंसर 4 चला जाएगा। तो 8th का आंसर हो जाएगा सी। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंपाउंड बहुत ही सरल था। ऑक्टेट रूल आपको पता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो एक हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लोन पेयर तो यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप टोटल लोन पेयर देखेंगे तो 1 2 और टोटल 3 लोन पेयर आएंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। तो 9th का आंसर बन गया यहां पर बी। 10th पे चलते हैं। पूछा था इसमें से हाईली स्ट्रेन्ड कौन है। देखो, जब छोटा होता है रिंग तो छोटे रिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो उसमें फिर तनाव बहुत ज्यादा होता है, वो ओपन होना चाहता है, इसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। सबसे छोटा रिंग यहाँ पर इसी का है, तो सी को आंसर जाना चाहिए। तो 10th का आंसर सी हो जाएगा, चूंकि रिंग यहाँ पे काफी छोटी थी। 11th क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा था कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर अमीन लिख रहा है, ये अमीन तो यहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं झलक रही, चूंकि अमीन के लिए नाइट्रोजन होनी चाहिए, नाइट्रोजन इसमें है नहीं। तो सबसे पहले आप अमीन वाले ऑप्शन को तो काट दीजिए, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये, इनको चेक कर लीजिए। देखो, एल्कीन, ईथर, एल्कीन, अल्कोहल, आप इस पूरे में देखिए कहीं से कहीं तक ईथर दिख रहा है, दिख रहा है। ईथर कैसा होता है? 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो तो ईथर होता है। अगर 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है और एक तरफ डबल बॉन्ड O है तो फिर इसे आप एस्टर बोलते हो। और अगर ऐसा हो जाए दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O तो उसको फिर आप एनहाइड्राइड बोलते हो। अब जरा देखिए कौन कौन से यहाँ पर मौजूद है। तो एल्कोहल यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल एल्कोहल है। ईथर, ईथर भी दिख रहा है इसके अंदर मौजूद है। एल्कीन, एल्कीन भी दिख रहा है इसके अंदर मौजूद है। और C डबल बॉन्ड हो कीटोन, कीटोन भी दिख रहा है हमको मौजूद है। एल्कोहल, ईथर, एल्कीन और कीटोन, एल्कोहल, एल्कीन, ईथर और कीटोन, एल्कोहल, एल्कीन, ईथर और कीटोन, बी ऑप्शन चला जाएगा। 11th का आंसर हो गया बी। 12th की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा था कि इनमें से हाईएस्ट Ka किसका है। जब कोई एसिड अच्छी एसिड स्ट्रेंथ रखता है तो उसका pKa छोटा होता है। तो हाईएस्ट Ka या लोवेस्ट pKa पूछा था। एसिड का तरीका वही है, HR निकलने के बाद मजा आना चाहिए। तो HR निकलने में मजा, देखो जरा, ये रहा CH3COO नेगेटिव, इधर देख लीजिए, ये रहा CO नेगेटिव और CH यहाँ पर लगे हुए हैं 2 Cl। इधर आ जाइए तो इधर हो जाएगा ऐसे करके COO नेगेटिव, इधर आयोडीन, इधर आ जाइए तो यहाँ पर COO नेगेटिव, इधर लगा हुआ है Cl। ये O नेगेटिव रेजोनेंस से स्टेबलाइज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी जगह पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस से तो नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो माइनस आई इफेक्ट Cl का बहुत बढ़िया होगा, जो इस नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करने में हेल्प करेगा। माइनस आई इफेक्ट तो इन सभी के अंदर है, लेकिन वो बात नहीं है जो बात इसके अंदर है। तो सबसे बढ़िया तो एसिडिक होना चाहिए, इसी को होना चाहिए, तो उसका आंसर बी चला जाएगा। आप इसी को सबसे अच्छा एसिडिक मान के चलेंगे। इन दोनों की अगर बात करेंगे तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक आप Cl वाले को मान के चलेंगे, आयोडीन वाले को बाद में नंबर आएगा। पूछा था मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस से चेक करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के जस्ट पड़ोस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन काउंट करनी होती है। जैसे अगर यहाँ पर अगर देखेंगे आप
तो ऐसे करके 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 3 ये तो बोलेंगे 6 अल्फा एच, यानी कि इसकी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब आप इधर देखेंगे तो ये रहा 3, 2 5 और 2 7, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इसकी सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका कुछ नहीं बनेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। आपके दिमाग में एक बात यहाँ पर आ सकती है कि सर यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होकर रिंग 5 का रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले तवज्जो देना चाहिए? तो नहीं देना चाहिए। अगर 3 का रिंग 4 में कन्वर्ट हो रहा हो तब दिया करते हैं, उसे डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। अदरवाइज 5 का रिंग 6 में कन्वर्ट हो रहा हो या 4 का रिंग 5 में कन्वर्ट हो रहा हो तो छोड़ देना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस से ही आंसर को देखना चाहिए। ये यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। आगे चलते हैं, इधर आते हैं। यहाँ पर तो पूछा था अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीके वैल्यू। तो पीके वैल्यू में इनको अरेंज करना है। तो पीके का मतलब जो सबसे अच्छा एसिड होगा उसका पीके सबसे छोटा होगा, और एसिड की एसिड स्ट्रेंथ देखी जाती है एचआन निकलने के बाद, मजा आना चाहिए। एचआन निकाल दीजिए इनका, तो ये रहा यहाँ पर, इनके सबके एचआन उड़ा लेते हैं यहाँ से, इन सबके हम यहाँ से एचआन हटा लेते हैं। तो इन सबके अगर आप एचआन हटाएंगे तो स्टेज ये बनेगी। यहाँ पर इधर O नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, और ये यहाँ पर सबसे अच्छा रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे अच्छा एसिड हुआ X, तो सबसे अच्छा एसिड हुआ X, उसके बाद हुआ Y, चूंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगी, उधर नहीं होगी। उसके बाद आएगा Z, ये हुआ एसिड करेक्टर का अरेंजमेंट। तो पीके का उल्टा हो जाएगा, पीके में X सबसे छोटा, फिर Y और सबसे बड़ा Z, एक्स वाई जेड, तो बी आंसर जाएगा। 14th का आंसर बी हो जाएगा। 15th की तरफ चलते हैं। विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? HCl डाल रहे हो, देखो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। अब आपके पास जैसे अमोनिया है, अब आप जब अमोनिया में HCl डालते हो तो क्या होता है, आप इस HCl को भी, आप इसमें से, आपको पता है HCl ने H देना है, और ये है बेस, दिस इज लुईस बेस, तो ये H इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, NH4+। अगर आप इसके स्थान पर HCl लिखेंगे तो आप यहाँ पर NH4+ और Cl- लिखेंगे। अब देखिए कि लोन पेयर, अगर इसको देखेंगे तो इसका जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, चूंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर अवेलेबल कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला। तो इसी का आप यहाँ पर N पे प्लस लगा करके Cl नेगेटिव लिख दीजिए। तो N पे प्लस लगा के Cl नेगेटिव लिख दिया, बी ऑप्शन बैठेगा इसका, 20 का आंसर जाएगा, 15वें का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया था, इसमें बोला गया कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, इनमें ज्यादा बेसिक कौन है और इनमें ज्यादा बेसिक कौन है। ये बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड के अंदर लगता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये है कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर चाहे कैसा भी ग्रुप आप लगा दें, +I -I कैसा भी ग्रुप लगा दें, वो हमेशा एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता ही है। ऑर्थो इफेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहिए आप लोगों को, तो क्यों बढ़ाता है वो डिस्कशन हम यहाँ क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो अगर आप इन दोनों में से देखेंगे तो ये वाला ज्यादा एसिडिक जाएगा। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि बेंजोइक एसिड नहीं है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। वहां पर नॉर्मल नियम लगेगा कि +I ग्रुप जब लगाते हो तो +I ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देता है, क्योंकि OH बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होने देता। तो जब इनमें देखोगे तो इनमें से तो ऑब्वियस सी बात है इसका नंबर आना चाहिए। तो A का सेकंड, B का फर्स्ट, A का सेकंड, B का फर्स्ट, ये रहा, और कहीं है नहीं, और कहीं है नहीं। तो इतने से ही आंसर हो गया, आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो एनिलीन के केस में जो इफेक्ट लगता है उसका नाम है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। NH2 के जस्ट पड़ोस वाली पोजीशन पे ऑर्थो पे जब कोई ग्रुप लगा होता है तो वो प्रोटोनेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो इस लिहाज से इसका बेसिक करैक्टर कम होना चाहिए और इसका बेसिक करैक्टर ज्यादा, तो फर्स्ट वाले का, C में फर्स्ट आएगा, C में फर्स्ट, और D में सेकंड दे रखा है, क्योंकि ये एनिलीन तो है नहीं, तो स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन तो यहाँ लगेगा नहीं। तो नॉर्मल कंडीशंस जो लगती थी वहां पर कि +I इफेक्ट होने से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और प्रोटोनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बेसिक करैक्टर्स का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 17th। इसमें बोल रखा था कि ये जो डेल्टा जी स्टार है, पहले तो आप इस डेल्टा जी स्टार को समझिए। डेल्टा जी स्टार का मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जीज दे रखी हैं। एक्टिवेशन एनर्जी आप जानते हैं, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या कोई भी प्रोसेस कराते हैं इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल करते वक्त
ये तो होती है टोटल एनर्जी जो उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक होती है। उसमें से कुछ एनर्जी पहले से रिएक्टेंट के पास होती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी होती है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको कि यहाँ पुस्तक के अंदर डेल्टा जी हैश से दिखाया गया है। अब ये बात हो रही है यहाँ पर अमीन इन्वर्जन की, और अमीन इन्वर्जन में ऐसे करके अमीन्स होती हैं और वो अपने आप को इन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेकर के आती हैं। तो नीचे पिरामिड से ऊपर की तरफ बना हुआ पिरामिड में जब वो जाते हैं तो बीच में एक स्टेज आती है जिसमें वो अपने आप को पहले पिरामिड बनता है, फिर प्लेनर बनता है, फिर पिरामिड बनता है। तो प्लेनर स्टेज पे लेकर के आती है। यहां से यहां का ट्रांसफॉर्मेशन तभी अच्छा हो पाता है जब यहाँ पे बल्की ग्रुप लगे हों। जब बल्की ग्रुप लगे होते हैं तो बल्की ग्रुप के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होती है, वो तुरंत अपने जो रिपल्शन है उसको रिलैक्स करना चाहते हैं, तो तुरंत पिरामिड से प्लेनर फॉर्म में आना ईजिली पसंद करते हैं। यानी कि पिरामिड से प्लेनर फॉर्म में लेकर के आना वो काफ़ी सरल काम हो जाता है जब नीचे बल्कियर ग्रुप लगे हों। ऐसे टाइम पर कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो इससे ज़्यादा बल्कियर ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं तो यहाँ पर कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। 0.2 7.9 बिल्कुल करेक्ट डेटा दिया हुआ है। 3 और 4 5 के में देखेंगे तो 5 के में थोड़ा तनाव कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो अमीन इन्वर्जन वो पीछे की तरफ बॉन्ड्स हैं वो ऐसे शिफ्ट होकर के आगे की तरफ आएंगे। वो तभी हो सकता है जब रिंग फ्लेक्सिबल हो, रिजिड होगा तो फिर मूवमेंट दिक्कत होगी। तो इस केस में थोड़ा कम एनर्जी लगेगी इसके मुकाबले। बात भी सही है, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी उन्होंने दे रखी है यहाँ पर। ये भी करेक्ट हो गया। फिलहाल तो इतने से ही पता चल गया कि मुझे ऑल ऑफ दिस पे निशान लगा देना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तीसरे वाले पार्ट को देख लो कि इस पे क्या हुआ है। तो इस वाले पार्ट के अंदर एक्चुअली में हुई है यहाँ पर बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जैसे ही होगी, अब आपको उसके लिए बैक बॉन्डिंग पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे हमारा कंप्लीट वीडियो बैक बॉन्डिंग के ऊपर पढ़ा हुआ है, आरंभ से अंत तक पूरा बैक बॉन्डिंग सिखाया गया है। बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस भी सिखाया गया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बैक बॉन्डिंग पूरा सीख सकते हैं। बैक बॉन्डिंग हम आपके साथ यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे, ये दिखने में स्ट्रक्चर पिरामिडल थी, लेकिन ये अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद सिचुएशन बन जाएगी ये, और ये बन जाएगा यहाँ पर sp2। तो ये इस फॉर्म में रहेगा, पिरामिडल है ही, पिरामिडल ये है ही नहीं, ये इस फॉर्म में है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। लेकिन आपको पता है कि जब आप अमीन इन्वर्जन करते हो वो पिरामिडल स्पेशीज की प्रॉपर्टी है। पिरामिडल स्पेशीज अपने आप को फिर कन्वर्ट करती हैं प्लेनर में, प्लेनर अगेन अपने आप को पिरामिडल में लेके जाता है। लेकिन चूंकि ये तो ऑलरेडी पिरामिडल फॉर्म में है ही नहीं, तो इसकी प्रॉपर्टी बनेगी नहीं। प्रॉपर्टी इसी की बनेगी, इसी के अंदर अमीन इन्वर्जन हो पाएगा, इसके अंदर हो ही नहीं पाएगा। अमीन इन्वर्जन में लोन पेयर ऐसे, आप समझ रहे हैं बात को, आपके बॉन्ड ऐसे थे और ये फ्लिप होकर के आपके बॉन्ड ऐसे हो गए, फ्लिप होकर के जाएंगे। और फ्लिपिंग में क्या होगा, पहले वो प्लेनर होंगे फिर जाकर के पिरामिडल बनेंगे, पिरामिडल प्लेनर पिरामिडल, ये है ही पिरामिडल बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर फ्लिपिंग ही नहीं हो पाएगी, फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी। इस वजह से इसकी जो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है वो 22.9 दी गई है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर ये सारे करेक्ट हो गए, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर जाएगा। 18वें पे आते हैं। अब ये बोल रखा है यहाँ पर कि कितने एटम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कितने sp2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप सबको आता ही है, तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। और इधर ऐसे करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ऑक्सीजन पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात की है, ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए कहा गया। तो कार्बन एटम देख लीजिए, ये रहा यहाँ पर, ये sp2 है, ये sp है, एक और एक 2 सिग्मा है, ये sp2 है, ये sp2 बैठेगा। तो sp3 तो 0 जाएगा, sp3 0, तो ये हो सकता है ऑप्शन। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, 18वें का आंसर सी हो गया। बाकी काउंट ही करने की जरूरत नहीं है, मतलब एलिमिनेशन से जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका प्रयोग कर लेना चाहिए यहाँ पर। बाकी काउंट करेंगे आई जाएंगे। sp2 वाले 3 आ रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको 3। आगे चलते हैं। पूछ रखा था मोस्ट बेसिक एटम बताना है कि यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सर्कल मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन को बता रहा है। ये दोनों में से ये वाला बेसिक है, करेक्ट है, चूंकि इसका लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, जबकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बाहर की तरफ है रिंग के। इधर आएंगे तो इसके जो लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस करेंगे, इसके लोन पेयर ये भी रेजोनेंस करेंगे, लेकिन ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेंगे, तो ज्यादा बेसिक ही जाएगा, करेक्ट है। 2 से ही पता चल गया मुझे ऑल ऑफ दीस पर निशान लगा देना चाहिए। फिर भी इसको देख लीजिए,
तो ये जो इसका लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर देखोगे वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेसिक बैठेगा ये। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आप अगर देखेंगे तो पूछा गया था मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एसिडिक हाइड्रोजन। आप अगर इसको देखेंगे तो देखो, अगर आप इस OH को निकालते हो यहाँ से और यहाँ पर अगर आप इसको रिमूव कर देते हो और अगर इसको रिमूव करके आप इस जगह पर अगर H हटाते हो और यहाँ पर आता है नेगेटिव, है ना, और अगर H हटाते हो यहाँ पर भी आता है नेगेटिव, लो अगर यहाँ पर आता है नेगेटिव, यहाँ पर आता है नेगेटिव, तो रेजोनेंस तो दोनों में ही नहीं हो रही, यानी कि H निकलने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो दोनों का ही नहीं हो रहा। तो फिर सेकंड चीज क्या आती है, इंडक्टिव, और इंडक्टिव CF3 को बहुत अच्छा मिलेगा, CF3 इलेक्ट्रॉन खींच करके इस नेगेटिव को डाइल्यूट करने में हेल्प करेगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये वाला OH ज्यादा एसिडिक था, ये तो सही है, ये तो करेक्ट है। इधर आ जाइए, इनमें से देखोगे आप अगेन वही, आप इस H को हटाते हैं, लो मैं यहाँ पर अगर इस H को आप हटाते हैं तो इस H को हटाने के बाद अगर हम इस H को हटा दें, जैसे आप इस H को हटाएंगे और इस वाले H को भी हटाते हैं, चेक कर लीजिए आइए, तो इधर तो बनेगा COO नेगेटिव, इधर बनेगा O नेगेटिव, ये O नेगेटिव तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा पर ये हो नहीं पाएगा, इसका मतलब ये वाला जो है ये ज्यादा एसिडिक बैठेगा, ये वाला, ये भी ठीक है। इन दो से समझ में आ गया कि मुझे ऑल ऑफ दिस पे निशान लगा देना चाहिए, तो आंसर तो ऑल ऑफ दिस जाएगा, लेकिन इसको देख के लग रहा होगा कि ये वाला एसिडिक क्यों है, तो ये वाला एसिडिक क्यों है इसको भी देख लेते हैं आइए। ये एसिडिक इसलिए, अगर मैं इसको हटा दूं, देखो यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ऐसे करके, तो इधर H निकलने के बाद जो चीज बनेगी वो बनेगा ये, और इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए ये बना एरोमेटिक, और एरोमेटिक मतलब भयंकर स्टेबल, इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिड जाएगा इसके अंदर, तो ऑल ऑफ दिस इसका हो गया यहाँ पर आंसर। आगे चलते हैं 21 पे, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। यहाँ पर किसी भी केस में ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि H निकलने के बाद को रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन आ रहा है, तो जब H निकलने के बाद रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन नहीं आ रहा, और क्या क्या रीजन हो सकते थे, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, जैसे कभी हम H2O ले लेते हैं या और H2S लेते हैं, तो हम इस चीज से भी आंसर चेक करते हैं कि यार ये यहाँ पर 2p और हाइड्रोजन का 1s है, दिस इज 2p1s बॉन्ड, और इधर हम बोलते हैं 3p1s बॉन्ड, और 2p1s और 3p1s में से चूंकि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के बीच में अगर एनर्जी का डिफरेंस है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, आराम से H निकालेगा। ऐसा यहाँ कुछ है ही नहीं, चूंकि ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का, सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। H निकलने के बाद रेजोनेंस का मजा किसी में भी नहीं आ रहा, तो फिर इन सब चीजों से इसका आंसर चेक नहीं किया जा सकता। फिर किससे चेक किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। वैसे ही देखें अगर आप, तो पॉजिटिवली चार्ज एटम अपना पॉजिटिव चार्ज कम करना चाहेंगे, और ऐसी अवस्था में वो अपना H निकाल करके और अपने आप को फारिग करना चाहेंगे, भाई मेरे ऊपर से प्लस चार्ज हटा हुआ, ये भी करना चाहेगा। तो इन दोनों में से नंबर तो ऑक्सीजन का पहले आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और वो अपने ऊपर प्लस चार्ज कम बियर करना पसंद करेगा। तो अगर देखा जाए तो A के बाद D का नंबर आना चाहिए, A के बाद D, बाकी देखने की भी जरूरत है, A के बाद D 2 हो गए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब C भी देखना चाहेंगे आप, तो C भी में जब आप जाएंगे तो अगेन वही, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, और ऑक्सीजन इजीली OH बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा। OH बॉन्ड की पोलैरिटी NH बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा आएगी, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इजीली बॉन्ड तोड़ना पसंद करेगा। तो AD के बाद मेरे को C का नंबर देना चाहिए, AD के बाद C का नंबर ये रहा यहाँ पर, इसका आंसर चला जाएगा C, तो 21 का आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है 22 के अंदर हीट ऑफ कंबशन में अरेंजमेंट करना है। हीट ऑफ कंबशन नंबर ऑफ कार्बन के प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा हीट निकलती है। कार्बन सबसे ज्यादा इसमें है, पेंटेन में, फिर ब्यूटेन में, फिर प्रोपेन में, तो 3 2 1 जाएगा, 3 2 1 ये रहा, 3 फिर 2 फिर 1, 22 का आंसर हो गया हमारे पास C। अब हम आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं 23। इसमें पूछा हुआ है कि कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस ABC। देखो डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्रीली होता ही नहीं, आप पहले समझ जाएं। डबल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है सिस और ट्रांस वाली। फिर तो रोटेशन तो तभी होगा जब इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। अब इनके कुल मिलाकर के आपको ये देखना है, भाई रोटेशन पूछ रहा है सबसे इजी किस में होगा, सबसे इजी उसमें होगा
जिसके बीच का बॉन्ड आराम से टूट जाएगा। बीच के बॉन्ड का ये जो बीच वाला बॉन्ड है आराम से कब टूटेगा, जब मजा आ रहा होगा। सारी चीजें मजे के लिए। आओ मजा देखते हैं किस जगह पे ज्यादा मजा आ रहा है, तो आओ देखते हैं कैसे मजा आ रहा है। ये रहा यहाँ पर। अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, इस बॉन्ड को तोड़ूं, तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ये रहेगा कि मैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस रखूं। ये भी एरोमेटिक बन रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी एरोमेटिक बन रहा है। अच्छा है ये तो। इसको अगर आप देखेंगे, मैं इसको तोड़ता हूँ, यहीं पे तोड़ देता हूँ, इसको माइनस इसको प्लस रखूंगा तो ये पूरा बनेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा एरोमेटिक। लेकिन ये बनेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब काफी बुरा। इसको देखो, जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ रखोगे माइनस, यहाँ रखोगे प्लस, और ये बनेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये भी बनेगा एरोमेटिक। एक बात तो तय है, ये भी एरोमेटिक एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सबसे बुरा तो सी जाएगा, सबसे बुरा सी जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन हो गए कट, बचे 2। अब बचा हमारे पास ए और बी में किसे देखना है। तो ए और बी में अगर आप देखोगे एरोमेटिक 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 बात बराबर। आप क्या देखेंगे भैया, पर तो और स्टेबिलिटी के लिए कुछ और फैक्टर्स देखने होंगे, वो होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर आप देखेंगे तो रेजोनेंस यहाँ पर ज्यादा हो रही है। बॉन्ड्स और चार्जेस यहाँ देखो ना, 3 डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज की रेजोनेंस, 2 डबल बॉन्ड के साथ एक नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस, जबकि यहाँ देख रहे हो तो 2 बॉन्ड के साथ नेगेटिव की और 1 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव की। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे, रेजोनेंस कम हुआ है, तो वो मजा तो नहीं आएगा जो मजा यहाँ आ रहा होगा। तो बी के बाद जाना चाहिए ए, और ए के बाद जाना चाहिए सी, बी ए सी। इसका आंसर चला जाएगा सी। 23 का आंसर हो जाएगा सी। 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स वुड हैव अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। एक बात आप समझिए, जैसे हमारे पास ये रहा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड ने अपना CH3CO नेगेटिव निकाल के H+ बनाया, तो ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये रहा। जब कोई एसिड मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कम एचायन निकालता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा एचायन निकालता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा एचायन निकालता है मतलब रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और अगर कोई एसिड वीक होगा तो वो कम एचायन निकालेगा। कम एचायन निकालेगा मतलब उस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की प्रवृत्ति कम है, बैकवर्ड आने की प्रवृत्ति ज्यादा है। अब उसने आपसे पूछा किसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एसिड ने एचायन निकाल के जो बेस बनाया वो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जानी चाहिए। इसका मतलब आपका एसिड जितना कमजोर होगा उसका बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि कौन कमजोर एसिड है, तो कौन वीक एसिड है, ये ना पूछ करके उसने पूछा किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। कुल मिलाकर के मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड छांटना है। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्वियस सी बात है H2S है। कैसे पता, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पहले वाले क्वेश्चन में। सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड में, सल्फर हाइड्रोजन जब आप बॉन्ड बना रहे हो तो सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है यहाँ पर 3p1s, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 2p1s। एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा, कमजोर बॉन्ड ज्यादा टूटेगा मतलब अच्छा एसिड होगा। अच्छा एसिड होगा तो H2S एक अच्छा एसिड है। अच्छा एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस पुअर होगा, तो कॉन्जुगेट बेस पुअर होगा। लेकिन हमें सवाल में बोला गया है स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस बताइए। इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, H2S। वीक एसिड कौन है, H2O। तो वीक एसिड का बेस स्ट्रॉन्गर होगा। अब इधर आ जाइए, इन दोनों में से देखिए, ये एचायन जब वो निकलेगा यहाँ पर तो उधर आएगा नेगेटिव, और दोनों जगह रेजोनेंस मारेगा, मजा ही आ जाएगा। रेजोनेंस के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी आएगा, तो और भी अच्छी कंडीशन हो गई। इन दोनों में से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर जाएगा चौथा, 2 4 भाई, इतने से ही हो गया आंसर। बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी तीसरे में देख लो, तो अगर आप देखोगे तो जब एसिड स्ट्रेंथ की सीरीज बनाते हैं हम लोग, तो सबसे लास्ट में एल्केन आते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद हमारा अमोनिया आता है। एसिड कैरेक्टर की बात बता रहा हूं मैं आपको, एसिड स्ट्रेंथ की बात बता रहा हूं। सबसे इससे भी अच्छा एसिडिक होता है हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या कारण होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इधर आप देखेंगे तो उधर 50% एस कैरेक्टर है, उधर आप देखेंगे तो 33.33% एस कैरेक्टर है। परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो CH बॉन्ड आराम से ब्रेक होगा तो एचायन निकलेंगे। तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छे एचायन ये निकालेगा, अच्छे एचायन निकालेगा, तो ये फिर हो गया
हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन हमको तो वीक एसिड छांटना था, वीक एसिड यही है छठे वाला, तो 2 4 6 आंसर हो गया। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन में एक तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे तो इधर KH का जब H नेगेटिव इस पे जाएगा तो वह यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा, और H2 यहां से आया H माइनस, इधर से निकला, यहां से आया H माइनस जो मैंने यहां लिखा है, इधर से निकला H प्लस, दोनों ने मिलकर के बनाई हाइड्रोजन, उड़ गया, और उड़ने के बाद बना यहां पर ये आइसोटोप और ये माइनस। एक तरीका तो यही है कि यहां पर सीधा इसके बाद पानी डाल दिया जाए और पानी डाल करके प्रोडक्ट बना दिया जाए, जो कि यही बन जाएगा, वापस यहीं पे चिपक जाएगा। एक तरीका ये कि इस पे आप रेजोनेंस कर दें। अब आप इसमें रेजोनेंस कर देंगे तो रेजोनेंस करने के बाद ये इधर सितारा रहेगा ऐसे, इधर नेगेटिव आएगा, और फिर मैं जब इस पे पानी डालूंगा ऐसे करके H2O, तो ऑब्वियसली बात है H यहाँ चिपक जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास ये और ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। अभी इसमें रेजोनेंस और करा दीजिए, रेजोनेंस और करा लेंगे, तो रेजोनेंस और कराने के बाद इधर नेगेटिव ऐसे आ जाएगा, इधर माइनस, ये रहा स्टार, और फिर इस पर H चिपक जाए, इस पर H चिपक जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो आंसर तो सारे बन गए, ये भी बन रहा, सारे आंसर बन रहे। तो अब पूछा था मेजर प्रोडक्ट। अब ये जो जगह है, जो डेटा गिवन है, बताया गया है, वो डेटा बताया गया है कि ये 40% है, ये 40% है, और ये 20% है जो वाला प्रोडक्ट बना। क्यों कहा गया होगा ऐसा? अगर कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी जाए तो देखो, हैवियर आइसोटोप्स के बॉन्ड मजबूत होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन कार्बन स्टार बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड में से अगर हम बात करें तो हैवियर आइसोटोप का बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर इसमें पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो सारे बन सकते थे, लेकिन प्रश्न में पूछा गया मेजर प्रोडक्ट बताइए, तो मेजर प्रोडक्ट में बन तो सारे गए, इनमें भी स्टेबिलिटी देखनी पड़ जाएगी फिर आपको। तो स्टेबिलिटी के लिए हैवियर आइसोटोप का बॉन्ड मजबूत होता है। तो आप जहां पर सी स्टार के साथ डबल बॉन्ड देख रहे होंगे वो ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर सी स्टार के साथ सिंगल बॉन्ड, इस प्रोडक्ट में ये सिंगल बॉन्ड है, सी स्टार के साथ डबल बॉन्ड ज़्यादा मजबूती आएगी, यहाँ पर सी स्टार के साथ डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी यहाँ पर। इसी वजह से बोथ बी एंड सी, यानी कि इन दोनों को निशान लगाया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। 26वें क्वेश्चन में आते हैं, पूछ रखा था इसमें से स्टेबल कौन सा है। देखो, जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी आपको याद रहनी चाहिए, वो 36 किलो कैलोरीज होती है पर मोल, 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और आप अगर देखेंगे तो बेंजीन यहाँ इसमें से कहीं भी बेंजीन नहीं बन रहा, सिर्फ इसको छोड़ करके। एक आप इस लास्ट वाले रिंग में ही बेंजीन देख पा रहे हैं, बाकी कहीं नहीं, बाकी सब ग्रुप्स वगैरह सब लगे हुए हैं। बेंजीन की फॉर्मेशन सिर्फ इसी जगह हो रही है, और बेंजीन की फॉर्मेशन इस जगह होने की वजह से इसका आंसर डी चला जाएगा। 27 पर आता हूं। इसमें पूछा था, देखो यहाँ पर इनकी पीके वैल्यू में अरेंज करना है लोवेस्ट से हाईएस्ट। एसिड करेक्टर की खासियत ये होती है, एसिड करेक्टर एचआयन पे डिपेंड करता है, किसने एचआयन दिए, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि डिसोसिएशन किसका ज्यादा हो रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा है, और वो होता है पीके के रेसिप्रोकल। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो अच्छा एसिड होता है उसका पीके छोटा होता है। आप इन सबको देखिए, अगर ये जो प्लेन ब्लेन एंगल, इससे कुछ नहीं होने जा रहा, इसको लेकर के इन एंगल को देख के डरिए मत। एचआयन निकालिए, माइनस आएगा और ये बनेगा यहाँ पर एरोमेटिक। इधर अगर आप निकालेंगे एचआयन तो ये बनेगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल ही अभिशाप है, अनस्टेबल, बहुत 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 कम स्टेबिलिटी इन लोगों की होती है। तो जो सबसे अच्छा एसिड है वो तो जाएगा ये, यानी कि इसका पीके जाएगा सबसे छोटा, और जो सबसे बुरा एसिड है जो एचआयन देना ही नहीं चाहेगा वो जाएगा ये, इसका पीके सबसे बड़ा जाएगा। तो चौथे से शुरू करके फर्स्ट पे खत्म होना चाहिए, चौथे से शुरू करके फर्स्ट पे खत्म, तो चौथे से शुरू करके फर्स्ट पे खत्म करेंगे, तो चौथे से शुरू करके फर्स्ट पे खत्म, ये रहा, चौथे से शुरू करके फर्स्ट पे खत्म, डी। बाकी देखने की भी आवश्यकता नहीं है, या अगर बाकी को देखोगे भी तो फिर वो परसेंटेज एस करेक्टर से ही चेक किए जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब क्वेश्चन बहुत हैवी होते हैं और कॉम्पिटिशन के अंदर बैठ करके क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, तो कोशिश ही करनी चाहिए कि हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए चले, वो ज्यादा अच्छा रहता है। विच ऑफ द
विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज ट्रू। देखो एक बात तो आप मान के चलिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए ना आप लोगों को जो एसिड स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ का सीक्वेंस पूरा कंप्लीट याद कर लीजिए। इनऑर्गेनिक एसिड आते हैं, उसके बाद वहाँ पर स्टार्टिंग में सल्फोनिक एसिड्स आते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, उसके बाद वहाँ पर फिनॉल आता है, फिर उसके बाद आपका पानी आता है, उसके बाद आपका एल्कोहल्स आते हैं, एल्कोहल के बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH आता है। वो कंप्लीट एसिड स्ट्रेंथ की सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो आप अगर देखेंगे, फिलहाल तो ये बहुत अच्छे लोग बागे, इन्होंने यहाँ पर PK लिख रखा है, पर ना भी लिखा हो तो भी बन जाता सवाल। आप इन दोनों को देख लीजिए, तो इन दोनों में से पानी अच्छा एसिड है, ये हुआ गुड एसिड, पानी हुआ है हमारा यहाँ पे गुड एसिड, पानी यहाँ पे गुड एसिड है। अगर ये न लिखते तो सवाल और भी अच्छा हो जाता। इन्होंने फिलहाल यहाँ पर PK भी लिख दिया, PK इसका छोटा मतलब अच्छा एसिड है। अच्छा एसिड मतलब एचान देना पसंद करेगा। इन दोनों में से अच्छा एसिड ये है, यानी कि ये एचान दे के ही रहेगा, यानी कि रिएक्शन एचान कब दे रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में। एक बात तो तय होगी कि इस रिएक्शन की नेचर फॉरवर्ड जाने की है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की है, पढ़ लो क्या बोल रखा, द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो रिएक्शन आगे कोई जाना चाहती, चूंकि इन दोनों में से एसिड यही अच्छा है तो एचान तो यही देगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही देगा। कई बार होता है ना, जैसे हम लोग कहीं बस में माना सफर कर रहे हैं, आपको कोई बड़ा जन मिल गया अपने साथ, है ना, आपके कोई बड़े भैया मिल गए या चाचा जी मिल गए, आप एक साथ बैठे हो की सीट पर, तब टिकट लेने वाला आया, उसका भाई टिकट, तो जो बड़े वाले होते हैं, जो हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, वही टिकट दे देते हैं, कहते बेटा रखो तुम अपने पैसे। या कहीं होटल में जब कभी खाना वाना खा रहे होते हैं, बिल पे करना होता है, जो बड़े, जो हमारे से बड़े होते हैं, वो क्या काम करते हैं, आप पैसे निकाल, अरे रखो ना यार तुम, मैं दूंगा। फिर आपको उनके सम्मान में वो अंदर रखने होते हैं, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति है वही पेमेंट कर रहा होता है वहां पर। इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ये है, यही एचान देगा इसके मुकाबले। तो आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टर्शी बुटॉक्साइड इज द डोमिनेंट एनायनिक स्पीशीज इन द इक्विलिब्रियम। पहली बात, जब रिएक्शन की नेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने की है, तो ये डोमिनेट कैसे कर सकता है डोमिनेट तो OH नेगेटिव करेगा, तो गलत हो गया। वाटर इज वीकर एसिड, बिल्कुल नहीं, इस रिएक्शन में तो वाटर पापा निकल करके आया इसका। टर्शी बुटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है। अब इस पूरे कार्यक्रम को देखिए, पूरे के अंदर PK दे रखा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ तो रिएक्शन पीछे को जाएगी, बस इसी हिसाब से देख लीजिए, रिएक्शन पीछे को जाएगी। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर ब्रॉन्स्टेड एसिड इन द रिएक्शन, फॉर्मिक एसिड वीक स्ट्रॉन्गर एसिड है, नहीं एसिड तो ये अच्छा है, ये तो नहीं है, ए तो हो गया गलत, तो ए ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। इस ऑप्शन में ए है, ये भी सेट नहीं बैठेगा, ये भी सेट नहीं बैठेगा, यानी कि बचे दो। अब इन दो में देख लो, BDH BDH, ई चेक कर लो, ई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ई ये रहा। द इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट, ये सही है, तो ई स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए। आंसर आ गया। डायपोल मोमेंट के बारे में बात की गई, देखो ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। अब ये दोनों के दोनों OH ऊपर की तरफ है, डायपोल मोमेंट में हम लोग +2- एरो को लेकर के जाते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से तो ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, μ1 इस दिशा में आएगा, इसका μ2 इस दिशा में आएगा, तो म्यू रिजल्टेंट इस दिशा में आएगा, जो कि 0 नहीं होने वाला है, तो नॉन जीरो जाएगा। ये CN है, CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये रहा CN ऐसे करके, CN ऐसे CN, और ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो 3 इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए एक दूसरे से, 3 वेक्टर इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, तो इधर μ1, इधर μ2, इधर μ3, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 0, तो ये नहीं जाएगा। इसको देखिए 4 लगे हुए हैं, तो इस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बराबर बराबर एंगल पे, CH2Cl CH2Cl
CH2Cl, CH2Cl, ये चारों के चारों बराबर बराबर डिस्टेंस पे लगे हुए हैं और एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इसमें एक Cl की जगह Br होता तो जो ये μ1 μ2 μ3 लिख रहे हो आप, उनमें से μ1 μ2 μ3 μ4 में से μ4 अलग हो जाता तो रिजल्टेंट जीरो ना आ पाता, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि सब जगह Cl 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 लगे हुए हैं। तो म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे आने वाली है? जीरो। इधर भी देखो ना, बिल्कुल बराबर बराबर। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन लगाते हो तो इसके पास भी बीच में दो कार्बन है, यहाँ पर भी बीच में दो कार्बन है, टोटली सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर अगर ऐसे करके इधर ये आप अगर इसको मैं खोल दूं तो आप जब यहाँ पर उनका डायपो मोमेंट निकालोगे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये रहा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। दिशा कहाँ से कहाँ होती है? दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ, तो ये इस दिशा में आएगा और ये प्लस से माइनस की तरफ जब लेकर के जाएंगे तो ये इस दिशा में जाएगा। इसका भी रिजल्टेंट भी यहाँ पर जीरो आएगा। तो सवाल में पूछा था किसका नॉन जीरो नहीं है, तो खाली ए को देख करके आंसर पता, वैसे पहले से ही चल रहा था।